नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश एजेंडा और मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। स्वदेश एजेंडा में आज बात मध्य प्रदेश में चल रहे 27% ओबीसी आरक्षण पर तकरार की और चंद्रशेखर आजाद रावण के प्रहार की। बात एसआईआर की और बात जातीय जनगणना की। जी हां, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है और इस बार इसका श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर ने सरकार और विपक्ष पर सीधा हमला बोला है। कहा है कि इनकी मंशा ही नहीं है कि ये पिछड़ा वर्ग और दलित को उनका हक दे सके। उन्होंने सवाल किया कि अगर 1 महीने में एसआईआर हो सकती है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग राजनीतिक फायदे नुकसान देखकर फैसले लेते हैं। जब वोट की बात आती है तब प्रक्रियाएं तेज हो जाती है, लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात आती है तब बहाने गढ़े जाते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और कई सारे सवाल भी हैं। सवाल ये कि आखिर दलित पिछड़ों का हितैषी दिखाने की पुरजोर कोशिश क्यों? राजनीति के केंद्र में दलित और पिछड़े ही क्यों? अब यह हमला न सिर्फ सरकारों की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना सियासत के केंद्र में रहेगी। हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा 2026 की शुरुआत में एक बार फिर गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस विवाद में सीधा हस्तक्षेप करते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया है। चंद्रशेखर आजाद ने 3 जनवरी 2024 को भोपाल में बयान दिया कि जब देश में 1 महीने के भीतर डिजिटल जनगणना या एसआईआर संभव है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने मांग की कि ओबीसी वर्ग को उनकी 50% से ज्यादा आबादी के अनुपात में ही आरक्षण मिलना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर ओबीसी समुदाय को उनके संख्या बल के अनुसार आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हटाने की साजिश रचने का सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि पिछड़ों की संख्या के दबाव में इस वर्ग का सीएम तो बना दिया जाता है, पर उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने संविधान व अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी सरकारों पर करारा वार किया। हमारी तो मांग है कि यहाँ आप जातिगत गणना करा दो तो SC ST OBC की आबादी यहाँ 90% आएगी। आप देख लें, मेरा चैलेंज है सरकार को, अगर सरकार गणना करा दे तो यहाँ SC ST OBC की आबादी 90% होगी। SC ST OBC और माइनॉरिटी के अपराध आप चेक करा दो। सरकार ने 100 करोड़ लोगों के SIR के लिए 1 महीने का समय दिया इलेक्शन कमीशन ने, और पिछले 11-12 साल से ये जातिगत गणना नहीं करा पा रहे। 1 महीने में 100 करोड़ लोग गिनती कराने के लिए तैयार थे और पूरे विधिवत आंकड़े बन रहे थे, लेकिन 10-11 साल में ये गणना नहीं करा पा रहे। सरकारें पिछड़ा वर्ग विरोधी। हमने ये भी देखा कि इन सरकारों ने संख्या के आधार पर पिछड़े वर्ग की भावनाओं को समझते पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज सिंह चौहान जी पिछली बार मुख्यमंत्री थे, एक संगठन ने आंदोलन किया तो गालियां बकी उनको मां बहन की, हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। अब मोहन यादव जी, हालांकि वो वैचारिक विरोध है हमारा उनसे, क्योंकि वो हमसे वैचारिकी में जो विरोध है वैचारिक ही है। इंसान से इंसान का क्या झगड़ा हो सकता है? हम लोग या झगड़े काम थोड़े संवैधानिक लोग हैं, तो वैचारिक विरोध है। वो अलग विचार के लोग हैं, अलग विचार के, तो फिर भी उनकी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन यहाँ के लोग उनको हटाने के लिए, और क्योंकि उन्होंने 27% के आरक्षण की बात की, समर्थन की, तो उनको भी वो लोग जातिगत गालियां दे रहे थे। और पता नहीं ऐसे अपमानित शब्द कहते, समझना पड़ेगा कि पिछड़े वर्ग का सम्मान कौन से दल में। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद रावण का बयान ऐसे वक्त आया है जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई जारी है। सरकार का तर्क है कि राज्य की 85% से ज्यादा आबादी वंचित वर्गों यानी कि ओबीसी, SC, ST की है, इसलिए 50% की सीमा को तोड़ना अनिवार्य है। कुल आरक्षण की बात करें तो वर्तमान में 27% ओबीसी, 16% SC, 20% ST और 10% EWS को मिलाकर कुल आरक्षण 73% तक पहुंच गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उधर सरकारी भर्तियों में 13% पदों को कोर्ट के अंतिम फैसले तक होल्ड पर रखा गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार को फटकार लगाते हुए जल्द समाधान करने को कहा है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के इस मुद्दे पर अपने अपने तर्क हैं।
ये तो देखिए, ये तो एक बीजेपी का ही एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि बीजेपी की बी टीम है। संतोष वर्मा जी पर भी बयान दिया था बीजेपी को, बल्कि उन पर कार्रवाई करना चाहिए थी। ये कार्रवाई ना करके और अभी जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पर जो उंगली उठा रहे हैं, ये केवल बाहरी बयानबाजी है। अंदर से वो बीजेपी सपोर्टर हैं। ईबीसी अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए सिर्फ कांग्रेस ही है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो रोक लगवाई थी मध्य प्रदेश की सरकार ने ही लगाई थी। तो आरक्षण जो ओबीसी और ईबीसी के लिए सिर्फ कांग्रेस ही तत्पर है, और 24 घंटे कांग्रेस उनके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। आजाद ने स्पष्ट किया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इन समुदायों को उनके अधिकार देने में विफल रहे हैं और वे सड़क से लेकर सदन तक अपने हकों के लिए लड़ेंगे। कहा कि यदि ओबीसी आरक्षण को 27% पूर्णतः लागू नहीं किया गया और रुकी हुई भर्तियों 13% होल्ड पद को नहीं भरा गया तो उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति और सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार लगातार बनी रहती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चंद्रशेखर रावण की एंट्री आगे क्या रंग लाती है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान है उनको मजबूती से पालन करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सदैव किया है। कांग्रेस पार्टी जिसने पिछड़ा वर्ग आरक्षण का विरोध किया, आज केवल और केवल झूठ बोलने के लिए पिछड़े वर्गों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। देश में चाहे आदिवासी वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग हो, सभी के हितों में जो भी निर्णय हुए वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों के नाम पर केवल राजनीति करी है और भारतीय जनता पार्टी को इन वर्गों का समर्थन भी मिलता है और भाजपा सदैव इनके लिए काम करती रहेगी। तो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने ओबीसी आरक्षण को लेकर चिंता जताई है और सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े कर दिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा नेता केसी जैन जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर पवन डोंगरे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही दामोदर यादव मंडल हमारे साथ जुड़ गए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी सदस्य है, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही राष्ट्रीय संयोजक सपाक्स पार्टी हीरालाल त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और ओबीसी महासभा से नेता लोकेंद्र गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक लोकेश भारती जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत लोकेंद्र जी से करूंगा। देखिए लोकेंद्र जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं चंद्रशेखर आजाद ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट बात है कि उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत है कि जिस तरीके से आज बरसों से ओबीसी के जो 27% रिजर्वेशन की मांग जो मध्य प्रदेश में चलती आ रही थी, उसमें तारीख पे तारीख चलती जा रही थी। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी ने एक इनिशिएटिव भी लिया था कि सभी दलों को बुलाया था, उसके बाद सभी सामाजिक संगठनों को बुलाया था, वकीलों की भी नियुक्ति हुई थी, लेकिन जो तुरंत कार्रवाई जो समय दिख रही थी कुछ दिन के बाद वो भी ठंडी पड़ गई। हो सकता हो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी, मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी कहीं संगठन से, कहीं सत्ता से ऊपर से दबाव आया हो। तो स्थिति तो ये है कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी की लड़ाई है, वो अब चुप नहीं रहने वाली है, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी और ओबीसी 27% रिजर्वेशन लेके रहेगा। और इस लड़ाई में जो ओबीसी वर्ग के साथ खड़ा रहेगा, आने वाले चुनाव में ओबीसी वर्ग उनके साथ खड़ा रहेगा। तो आपको जरूरत है लोगों की, क्या ओबीसी खुद से स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? ओबीसी वर्ग बिल्कुल ओबीसी वर्ग स्टैंड ले रहा है, लेकिन सभी सामाजिक संगठनों की, सभी राजनीतिक दलों की, सभी की यदि जो मंशा होती है, जो सभी का समर्थन रहता है, तो उसका एक मजा कुछ और होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। हम तमाम अगर पिछले मुख्यमंत्रियों की भाजपा की बात करें तो वे भी ओबीसी समुदाय से आए हैं और खुद मुख्यमंत्री इस केस को लेकर जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। तमाम चाहे वकीलों की बात हो, जो वकील की मांग ओबीसी वर्ग की ओर से की गई थी, उसका वो वकील भी उसकी तैनाती की गई, यानी कि वो उसी को केस सौंपा गया है। फिर उसके बाद भी क्यों लगता है कि मंशा पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल, आपने कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ओबीसी के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन ओबीसी के मुख्यमंत्रियों ने ओबीसी को क्या दिया ये
सबसे बड़ा प्रश्न है ना। जितने मुख्यमंत्री बने उन्होंने बताओ ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया क्या? अभी भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से इनिशिएट लिया, लेकिन उसके बाद वो जो वकील बनाया तो वो हटा भी तो दिया, वो किस दबाव में हटा? तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कोई दबाव तो है। तो ये सब चीजें सब देख रहा है ओबीसी वर्ग कि जो ओबीसी की बात करेगा अब वही मध्य प्रदेश और देश पर राज करेगा। चलिए ठीक है। दामोदर यादव जी, क्या वास्तविकता में ओबीसी वर्ग की चिंता है आजाद समाज पार्टी को, या फिर 2027 और 2028 के चुनाव की तैयारी मध्य प्रदेश से की जा रही है? अभिजीत जी, ओबीसी की, एससी की, एसटी की चिंता तो आजाद समाज पार्टी करेगी ही, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का उदय ही शोषित वंचितों की लड़ाई से हुआ है, तो वो तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और लेकिन आपने जो कहा कि 2028 और 27 के चुनाव, तो हम लोग कोई साधु संत थोड़े ही है, हम राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक मुद्दों को भी देखेंगे। लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने से अगर किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन का जन्म होता है तो स्वाभाविक है उसकी पहली प्राथमिकता यही हो जाती है। तो हम ओबीसी की चिंता कर रहे हैं, और हमारी चिंता सिर्फ 27% की नहीं है। हमारा बड़ा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मेरा शुरू से कहना रहा है, दलित पिछड़ा समाज संगठन हमेशा ये लड़ाई लड़ता रहा है मेरे अध्यक्ष के नेतृत्व में। फिर आजाद समाज पार्टी ने ये मुद्दा जब छेड़ा आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने, तो हमने तय कर लिया कि हमें 27% की भीख नहीं 52% का अधिकार चाहिए, और वो हम मोहन सरकार से लेके रहेंगे। और नहीं सरकार देगी तो फिर सरकार के लिए मुसीबत पैदा होगी। तो हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, हमारा सीधा उद्देश्य है, साफ नीयत है, और लक्ष्य भी बिल्कुल स्पष्ट है। उसके प्रति हम बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं। जरूर ओबीसी को 52% आरक्षण मिलेगा। ठीक है दामोदर जी, देखिए अभी कुछ देर पहले हमने एक पूरा भाषण भी सुनवाया है चंद्रशेखर आजाद का। वो जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे कि पक्ष और विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए फैसले लेता है। तो आपने भी तो यही बात कह दी है कि हम कोई साधु संत नहीं है। तो ये जो बात कही है तो ये भी तो फिर वही हो गई राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो दोनों में तो फिर एक समानता हो गई, पक्ष विपक्ष। और फिर आजाद समाज पार्टी में क्या लग रहा? नहीं तो लाभ नहीं लेने का मतलब क्या है? जो लोग समाज की लड़ाई लड़ेंगे और समाज उनको पहचानेगा और राजनीति में अवसर देगा, ये तो बड़ा स्वाभाविक सा है। ये तो भाजपा और कांग्रेस भी सही है फिर? नहीं, भाजपा कांग्रेस बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही आरक्षण विरोधी लोग हैं। देखिए, जो वर्तमान में सत्ता में बैठे हैं वो आरक्षण देना नहीं चाहते, और जो विपक्ष में मध्य प्रदेश में 22 साल से बैठे हैं वो आरक्षण की लड़ाई सड़कों पर लड़ना नहीं चाहते। इससे अच्छा तो हमारे ओबीसी महासभा के संगठन के साथी ये बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भाजपा और कांग्रेस सिर्फ आरक्षण की बात करती है, आरक्षण देती नहीं है। ये दोनों ही दल ऐसे हैं जो आरक्षण विरोधी सोच के, आरक्षण विरोधी मानसिकता के हैं, और संविधान विरोधी भी सोच के हैं। तो ये तो आरक्षण देने से रहे। लेकिन हमारे यहाँ तो स्पष्ट बात है, आजाद समाज पार्टी का, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, दामोदर यादव का, सबका स्पष्ट तौर पर कहना है, जो पिछड़ों को तोलेगा वो लाल किले से बोलेगा। मान्यवर कांसीराम साहब का ये नारा था, और मान्यवर कांसीराम साहब शुरू से ये लड़ाई लड़ते आए थे। अब उन्हीं के सिद्धांतों पे ये पार्टी चल रही है, चंद्रशेखर आजाद, दामोदर यादव जैसे लोग चल रहे हैं। तो हम तो आरक्षण दिलाने की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक हितों की पूर्ति भर के लिए नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए एक मिशन है, और जब हम इसको पूरा करेंगे तो इसका लाभ स्वाभाविक पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इसमें सरकार की तरफ से जो भूमिका रही है वो संदिग्ध रही है। संदिग्ध नहीं रही, बल्कि पूरी तरीके से आरक्षण न देने की नीयत से किए हुए काम है। अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में जब भी आवश्यकता पड़ी, किसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट डिले कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा। क्या आप लोग सीरियस हो भी? क्या आप वास्तव में आरक्षण देना भी चाहते हो? जब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा सीधा सवाल कर लेता है जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार दिलाने नहीं चाहती। तो इसलिए हमको सड़कों पर लड़के लेना पड़ेगा, और हम लेंगे लड़ाई करके। ठीक है, केसी जैन जी क्या कहेंगे? जी, देखिए अभिजीत जी, पहली बात तो ये है कि जो आरक्षण की जिस तरीके से पैरवी की बात अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी पैरवी नहीं कर, लेकिन ये आरक्षण लेकर के कौन? अभी तक वहां व्यवस्था क्या थी? मध्य प्रदेश में अभी तक व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था थी कि जो ओबीसी वर्ग है उसको 14%, और एससी वर्ग को जो है वो 16%, और साथ ही साथ जो एसटी वर्ग है उसको 20%। 20% क्यों? 20% इसलिए चूंकि वहां पर
अनुसूचित जनजाति जो है, तो जनजातियां जो वहां पर उनकी बहुतायत है। इसको ये ध्यान में रख करके अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अनुसूचित जनजाति का जो कोटा है वो 2% का है, जबकि ओबीसी का यहाँ पे 27% ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि ओबीसी की आबादी यहाँ पहले से ज्यादा रही है, उसको ध्यान में रख करके। तो जो 14% लेकिन पेज तो उसी 27% में फंसा है ना केसी जैन जी। हाँ, वही बता, 14 से बढ़ा के 27% किया, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और रही बात ये कि देखिए, कोर्ट में तमाम सारी बातें आती, कोर्ट उसको डिसाइड कर दे। कोर्ट में हम तो नहीं गए, कोर्ट में जिनको ऑब्जेक्शन था कि भाई ये आरक्षण का प्रतिशत इतना ज्यादा हो जा रहा है कि भाई 13% ये एक्स्ट्रा हो गया, और साथ ही साथ जो अन्य कई कोटा है उनको मिला करके, तो ये 60, 70, 80% जो कोटा होता चला जा रहा है, इसको लेकर के कुछ लोग जो माननीय न्यायालय में गए, और उच्चतम न्यायालय में मामला डे बाय डे हेयरिंग हो रही, वो कोई लिंगर नहीं हो रहा है, वो प्राथमिकता के आधार पर उसमें बहुत तेजी से हेयरिंग हो रही है, और न्यायालय उसमें फैसला कर दे भाई। जो अपोजिट पार्टी गई सरकार के खिलाफ, उसको उठा के खारिज कर दे कि भाई सरकार कर सकती है, अच्छा पूरा रास्ता साफ हो जाए। लेकिन केसी जैन साहब से मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या, अगर आप अलाउ करें तो? उसमें जो बढ़ाया गया, सुन लीजिए, अभी 1 घंटे की डिबेट में बात आने दी। ठीक है केसी जैन जी, बात पूरी कर अपनी। जो 13% का जो कोटा उसमें बढ़ाया गया है, ऐसा नहीं कि उसमें वैकेंसी निकलना बंद हो गई, या उसको क्या किया कि होल्ड रखा गया। ऐसा नहीं कि उसकी जगह किसी और को कर दिया जा रहा है, नियुक्तियां भी तो नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके अनुसार नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है अभिजीत जी, तो ऐसा नहीं कि उसके अनुसार, पहले के अनुसार जो 13% जो सीटें और हैं किसी भी नौकरी में कहीं और पर, तो उसमें उनको किसी और को दे दिया, यानी कि जनरल को या किसी और को दे दिया जा रहा है, SC/ST दिया, ऐसा नहीं, वो उसको होल्ड रखा गया, उसको बेसिकली एकदम अलग होल्ड रखा गया। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थी, तो SC/ST कोटे की जो रिजर्व सीटें थी, केवल उसकी वैकेंसी निकलती। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में 50 सीटें, 50 में 10 सीटें SC/ST की बनती है, तो सिर्फ 10 सीटें निकालती है SC/ST की, कि पहले रिजर्व कोटा पूरा हो जाए, बाकी सीटें कभी भी निकाल सकती। तो वैसे ही रिजर्व है, और जब ये वैकेंसी, जब भी ये कोर्ट का केस डिसाइड होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को ही लाभ मिलेगा, किसी और को लाभ नहीं मिलने वाला है, इसको होल्ड रखा गया है। तो ये सरकार लगातार प्रयासरत है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और एक चीज और भी है कि देखिए, सबसे मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज ये है कि कई बार कोर्ट ने भी कहा, उस पर कोई बात नहीं करता है। क्यों कोई बात नहीं करता है? कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है, इसका लाभ सर्कुलेशन सिस्टम से हो, यानी कि एक परिवार को, देखिए मान लीजिए ठीक है 27 हो गया, 50 हो गया, कुछ भी हो, नौकरियां कितनी निकलती हैं और आबादी कितनी? अगर 1 लाख आबादी है और 25,000 50,000 नौकरियां निकली, तो 50,000 लोग तो बाकी रह गए ना। अब वो जिन 50,000 लोगों को लाभ मिल गया, वही लगातार लाभ देते रहेंगे, उसी परिवार के लाभ लेते रहेंगे। जो 50,000 और उनको लाभ कब मिलेगा? कोटा तो 27% हो जाएगा, उसके बाद भी जो लोग वंचित रह जाएंगे उनको लाभ कैसे मिलेगा? तो ये सर्कुलेशन सिस्टम में बात क्यों नहीं होती है कि जिनको लाभ मिल चुका है और जो बड़े बड़े पदों पे इनके घरों के लोग, वो कम से कम उस कोटे को छोड़ करके, ये नहीं कि वो कोटा खत्म हो गया, परसेंटेज वही रहे, वो कहे भाई हमारे भाई को, दूसरे भाई को लाभ मिल जाए, क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन बात तो यही आपकी पार्टी की सोच है, आपकी सोच है। देखिए बड़ी मुश्किल में जो है पिछड़ा वर्ग है या दलित समाज है, वो अपना नेतृत्व खड़ा करता है, और उसके बाद कहते हैं आपके आरक्षण का सर्कुलेशन हो जाए। ऐसे में नया नेतृत्व करने में तो बहुत समय लग जाएगा ना, एक पूरी पीढ़ी लग जाती है एक नेतृत्व बनाने में। देखिए अभिजीत जी, सर्कुलेशन सिस्टम सरकार लागू करे या कोई पार्टी आकर के लड़े, हम ये बात नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं, चंद्रशेखर जैसे नेता जो उभर करके समाज में आ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, इनको चाहिए कि ये इस आवाज को आम पब्लिक की आवाज बनाए कि भाई आपको लाभ मिल चुका है, आप हमारे दूसरे भाई को लाभ लेने दीजिए। इसके लिए कोई बहुत बड़ा नियम कानून लाने की बजाय लोग स्वतः क्यों नहीं सामने आते हैं? अगर अपने भाई को लाभ देना चाहते हैं तो ओबीसी वर्ग का, ठीक है, मतलब ये ऐसा इसमें कोई बहुत बड़ा पेच है भाई। जिसे मान लीजिए 2 सीटें हैं, हमारी रैंक 235, जस्ट 236 रैंक, 235 कट ऑफ के बाद है,
तो 200 अगर हमको लाभ मिल चुका है तो हम अगर हम लाभ लेंगे 236 वाले को लाभ मिल जाएगा। 236 वाला वहां पे जो राइट है उसको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है लोकेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। दामोदर जी कुछ कहना चाह रहे थे। दामोदर जी, ठीक है केसी हम तो आपके लाभ की बात कर रहे हैं। ठीक है आप सामान्य कोटे में लाभ ले सकते हैं उसका, ठीक है सामान्य कोटे में से आप लाभ ले सकते हैं। दामोदर जी, लेकिन ओबीसी अभिजीत जी, ये मेरे ख्याल से जो जैन साहब भाजपा के नेता है ना, मैं जुड़ा नहीं हूँ चूंकि इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ जी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो पक्ष रख रहे हैं, अपनी सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। मैं एक इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि आदिवासियों की संख्या चूंकि बहुत है, 20% है, इसलिए उनको 20% रिजर्वेशन मिल रहा है। भाई जैन साहब, जरा आपको पता है मध्य प्रदेश में पिछड़ों की संख्या कितनी है? और पिछड़ों की जो संख्या है, अगर 1931 की जनगणना से भी देख लोगे और आपके जो पिछड़ों के लिए जो स्कीम्स बनती हैं उसमें भी तो आप 52% आके चलते ही हो ना। तो 52% आरक्षण पिछड़ों को मिले, ये आजाद समाज पार्टी का स्पष्ट रुख है, स्पष्ट नजरिया, स्पष्ट स्टैंड है। और इसके लिए अभी यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जितने प्रतिशत आबादी है उतने प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है हीरालाल जी क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा हो या तमाम दूसरे मुद्दे हो, सपाक्स का अपना एक अलग रुख रहा है हमेशा से। देखिए, मैं यहाँ पर ये जो राजनीति है, वोट की राजनीति, उससे हटके बात करूंगा, संवैधानिक बात करूंगा जी। आरक्षण की स्थिति भाजपा हो या कांग्रेस, इन्होंने इसको एक ऐसी जलेबी बना दी है कि ये सबको बेवकूफ बना के और उसमें मिठास घोल के और वोट प्राप्त करें। कानूनी स्थिति पे हमें आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही उस स्थिति पे हमें आना चाहिए और उस पे हमें बात करनी चाहिए। कानूनी स्थिति ये है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। यदि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता और ये बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि हम 27% आरक्षण देंगे, तो ये बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखिए, पिछड़ा समाज के साथ, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कितना बड़ा हो रहा है कि 52% के बजाय उसको कितना मिल रहा है? 27%, है ना। एससी को पूरा 21-22% जितना भी है वो मिल रहा है। एसटी को भी पूरा जितना उसका प्रतिशत है 36% अपनी आबादी के अनुसार ले जा रही है। लेकिन ओबीसी को 52 के अगेंस्ट केवल 14 मिल रहा है और 27 भी इसलिए नहीं कर सकते कि 50% का राइडर है। लेकिन कई राज्यों में तो सीमा आगे पहुंची है ना। नहीं, वो पहुंची है, वो सुप्रीम कोर्ट में, कहीं हाई कोर्ट में खत्म हो गई, कहीं सुप्रीम कोर्ट में हो गई, वो केस बाय केस में जाके और अल्टीमेटली जाके वो अभी भी गोलमाल के ऊपर है, करना चाहे सब हो सकता है। नहीं, बहुत सारे राज्यों में है, बहुत सारे राज्यों में है, बहुत सारे राज्यों में है, बहुत सारे राज्यों में है अभिजीत जी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण, दामोदर जी मैं आऊंगा आपके पास, हीरालाल जी को बात पूरी कर लेंगे। मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर दूसरी चीज बताता हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, जाना है। ये जो सपाक्स वाले अध्यक्ष जी बोल रहे हैं जी, 10% इन्होंने, सुन ले मेरी बात। ठीक है हीरालाल जी, बात पूरी हो जानी चाहिए, थोड़ा सा समय देंगे, आप जवाब देते रहना, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ। ठीक है हीरालाल जी, थोड़ा सा समय देंगे दामोदर जी को, फिर वो चले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस को 10% दिया, उसमें संवैधानिक संशोधन करके और इन्होंने 50 के ऊपर 10% दिया। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि भारत सरकार खुद संविधान में संशोधन करे और कहे कि जैसा 50% के ऊपर हमने 10% ईडब्ल्यूएस के लिए दिया है, वैसा हम इसके ऊपर इनको इतना परसेंटेज हम ओबीसी को देना चाहते हैं। तो यदि इनकी देने की नियत है तो संविधान में संशोधन करके ओबीसी को दे। दूसरी बात, यह आजाद समाज पार्टी की जो बात है, ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ये लोग बात कर रहे हैं अभी इस बात की कि ये ओबीसी के साथ जुड़े हैं और ओबीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल, ये भी ओबीसी को बेवकूफ बना रहे हैं। यदि इनको ओबीसी को सपोर्ट करना है तो प्रमोशन में आरक्षण क्यों कर रहे हैं? वहां ये वापस ले ले कि प्रमोशन में आरक्षण हम नहीं होने देंगे, तो ओबीसी को भी लाभ मिले, ओबीसी को वहां घाटा हो रहा है। दूसरी बात, एट्रोसिटी एक्ट ओबीसी पर भी लागू हो रहा है और प्रदेश में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में 80-85% केस ओबीसी वर्ग के विरुद्ध लागू हो रहे हैं। तो यदि ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं तो एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की ये मांग करें। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जो आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण में यदि इनको देना है तो या तो ये 50% के अंदर 50% आबादी है तो सबका 50% कट करे और 50-50 बांट दे, या जिसकी जितनी आबादी है कि इस वर्ग की इतनी है, उस आबादी के मान से
100% रिजर्वेशन दे दे, हर एक की कैटेगरी अलग अलग कर दे। जैसे 52% है 52 दे दे, 16 है 16 दे दे, 20 है 20 दे दे, सामान्य के 25-27 जितना परसेंट है उतना सामान्य को दे दे, और इनकी अलग अलग फिक्स कर दे, तो आपस में कभी लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन लड़ाने का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि ओपन सामान्य की कोई पद नहीं है। जितना आरक्षण के अलावा पद बचता है वो अनारक्षित पद है। उस अनारक्षित पद पे SC ST OBC कोई भी आ सकता है। ये सिस्टम होने से ये कहते हैं लोग सामान्य के लिए 50% बचा या 63 हो गया तो 27 बचा, ये बिल्कुल गलत है। ये अनारक्षित पद सभी वर्गों के लिए। ठीक है, या तो पॉपुलेशन के अनुसार इनको पद बांट देना चाहिए, या संविधान में संशोधन करके OBC को देना चाहिए, क्योंकि OBC के साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। चलिए ठीक है। दामोदर जी कुछ कह रहे थे, दामोदर जी जल्दी से बात हाँ, पूरी कीजिए। मैं स्पष्ट तौर पे पहले तो इनको ये बता दूं कि आजाद समाज पार्टी का जो स्टैंड है, इन्होंने कहा कि आरक्षण प्रमोशन में रिजर्वेशन का पक्ष अगर हम करते हैं तो फिर हम OBC विरोधी कहलाएंगे। देखिए, हम आरक्षण समर्थित लोग हैं, और आरक्षण समर्थित होने के नाते मैं खुद यादव हूँ। यादव होने के नाते OBC की सबसे ताकतवर कास्टों में से यादव आती है। उस यादव कास्ट का होने के नाते मैं ये मांग कर रहा हूँ सरकार से कि प्रमोशन में रिजर्वेशन इसलिए लागू होना चाहिए क्योंकि जब तक उसमें नौकरियों के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं होगा तब तक हमारे काबिल अधिकारियों को भी प्रमोशन में किस तरीके से पीछे रखा जाता है षड्यंत्र करके, वो बताने की जरूरत नहीं है। एक बात, अब अगर उसमें OBC को नहीं मिलता है, OBC आप बीच में मत बोलिए, आपने भी मुझे बीच में नहीं बोलने दिया। सुनिए, आपने मुझे बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। 4% पद भरे हुए हैं आरक्षण से। ठीक है, मैं आऊंगा। यदि पद कम हो तो हम बता देंगे, लेकिन 64% पद भरे आरक्षण से, फिर पिछड़ा वर्ग और सामान्य के साथ भेद क्यों? मैं आऊंगा हीरालाल जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है दामोदर जी। हीरालाल जी, दूसरी बात यह है कि जब आरक्षण का समर्थक है तो हम समर्थक हैं, ऐसे नहीं हो सकते कि एक पॉइंट पे हम समर्थन का विरोध करने लगे और एक पॉइंट पे हम समर्थन करने लगे आरक्षण का। तो इसलिए स्पष्ट हमारी लाइन है, मैं पार्टी की लाइन यह बताने के लिए आया हूँ, हम प्रमोशन में रिजर्वेशन के फेवर में है। मध्य प्रदेश में OBC को 52%, हाँ उस पर भी बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में OBC को 52% आरक्षण मिले, संख्या के अनुपात में सबको आरक्षण मिले, इसके फेवर में हूँ। कई राज्यों में, तमिलनाडु केरला में संख्या 50 नहीं कितनी ज्यादा है, आप बेहतर जानते हो और मैं आंकड़े बता सकता हूँ। तीसरी बात, EWS जब से लागू हुआ, ये जो आर्थिक आरक्षण लागू हुआ, तब से वो 50% का बैरियर वैसे भी टूट चुका है। और अब आ जाते हैं एट्रोसिटी एक्ट पे, जो भी SC ST के ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा अगर पिछड़े वर्ग का भी ताकतवर जाति का, तो उस पर लगना ही चाहिए। क्योंकि अगर जाति की दंभ के आधार पर कोई बड़ी जाति का, तथाकथित बड़ी जाति का, तथाकथित छोटी जाति जिनको बना दी गई है, उन पर अन्याय अत्याचार करेगा तो उस पर केस भी लगना चाहिए, उसको जेल भी होना चाहिए। अब उसमें हम फिर इस नजरिए से नहीं देख सकते कि वो OBC का, SC का है, ST का है या जनरल का है। ये हमारी स्पष्ट लाइन। ठीक है पवन जी, देखिए चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, मंशा किसी की भी OBC के हित में नहीं है, ये कह रहे हैं, खुद दामोदर जी ने कहा है, और आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद, वे भी इसी बात को कह रहे हैं। क्या कहेंगे पवन जी? पवन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम फिर से पवन जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत देर से लोकेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। लोकेंद्र जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमारे KC जैन साहब कह रहे थे कि हमारी सरकार, उसमें हाई कोर्ट में जो लोग और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हैं वो विरोधी गए हैं, हमारी उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भैया जैन साहब, उन लोगों का काम है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना, लेकिन आप जिस वर्ग की रक्षा की जिम्मेदारी आप लेते हो कि OBC को 27% रिजर्वेशन दिलाने की आप बात कर रहे हो, तो उस पक्ष को मजबूती से रखना और जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लागू करवाना, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो वहाँ जाके क्यों उस तरीके से बहस नहीं करते हैं या बार बार समय ले लिया जाता है? सरकार की मंशा जिस दिन हो जाएगी, 27% रिजर्वेशन रातों रात लागू हो जाएगा। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि पंचायत चुनाव में जब रिजर्वेशन कैंसिल हुआ था, जब OBC वर्ग पूरे प्रदेश में रोड पर था, तो दूसरे दिन रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी और दूसरे दिन ही 27% पंचायत चुनाव में मिल गया था। तो ये सरकार की बहुत बड़ी ताकत होती है जैन साहब। यदि सरकार चाहेगी तो एक दिन का काम है, एक दिन का 27% रिजर्वेशन OBC को हक अधिकार उनका मिलेगा। और जैन साहब और हीरालाल त्रिवेदी जी जैसा कि कह रहे थे कि 50% की सीलिंग, 50% की सीलिंग यदि
थी तो 10% कैसे आ गया? संविधान संशोधन से आया, जैसा त्रिवेदी जी कह रहे थे। तो 27% भी तो यदि आपकी इच्छा है तो स्टेट में आपकी सरकार, सेंट्रल में आपकी सरकार, आपको देने से रोक कौन रहा है? आप संविधान संशोधन करिए, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो मनसा होना चाहिए, यदि आपकी मनसा है तो आप दे सकते हो। ठीक है। लोकेश भारतीय जी, देखिए आरक्षण को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी कह रही है कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। तो क्या लगता है, वास्तविकता में आरक्षण के पक्ष में बात कही जा रही है या फिर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं इस तरीके के? देखिए सर, भारत में आरक्षण या जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है। हमेशा से इस पे बात होती रही है। मैं सबको सुन रहा था जितना मैं सुन पाया, मैंने सबके पॉइंट्स पे नोट किए। लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए एक बहुत क्लैरिटी के साथ एक बात रखना चाहूंगा, एक राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते, कि जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को मेन कल्प्रिट माना जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक क्लैरिटी पहले हो जाए, उसके लिए केवल मैं 1 मिनट लूंगा। जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये कहा जाए कि अपने लोगों का प्रतिनिधित्व किया। अपने लोगों में कौन आ गए? पहले जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं सबसे पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उनके लिए आरक्षण करता हूँ, मुझे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उन्होंने बोला लिस्ट है आपके पास? उन्होंने बोला कोई लिस्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं लिस्ट तैयार करवा लेता हूँ। तो जब वो भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर अनुसूचियां तैयार की। जो जनजाति थी तो वो उस अनुसूची में आ गई, उसको हमने नाम दिया अनुसूचित जनजाति। ये हमारी जनता को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पे आ रहा हूँ। तो अनुसूचित जनजाति बनी। दूसरा, जो जातियां थी, जैसे कोई धोबी है, कोई माली है ना, यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता लेकिन ये है, तो वो आ गई किसमें? अनुसूचित जाति। और अब एक ऐसी कास्ट जो जनजाति भी नहीं थी और जो जातियों में भी नहीं आती थी, जैसे अभी हमारे आजाद पार्टी के महोदय ने कहा कि हम सबसे ताकतवर हैं ओबीसी में देखा जाए तो वो अपने आप को जनजाति में भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग अपने आप को जनजाति में भी नहीं रखते थे, अपने आप को जाति में भी नहीं रखते थे। तो उनके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा ठीक है, आप इनको बना दीजिए अन्य पिछड़ा वर्ग। इस प्रकार से 3 लिस्ट तैयार हो गई, SC ST OBC। अब ये SC ST OBC के लिए जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मांगा और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया भी, और बाद में फिर हम सब भी लोग जानते हैं पूना पैक्ट हुआ। ये तो इतिहास की बात होगी। अब हम अगर बात करें, हम लोग मध्य प्रदेश में हैं, जहां तक बात है कि हम जनसंख्या के आधार पे क्या सच में रिजर्वेशन देते हैं, सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक जनजातीय प्रदेश है। आप देखिए कि जो सरकारी पद हैं उसमें कितनी जनजातियां हैं, कितनी जनजातियां जो है गवर्नमेंट जॉब में। मैं तो बात कर रहा हूँ, आप अपने स्टूडियो में देख लीजिए, आपका स्टूडियो तो गवर्नमेंट नहीं है ना, वो तो प्राइवेट है। तो आप अगर उसमें भी देखेंगे तो जनजाति बहुत कम मिलेगी। तो क्या, सबसे पहला प्रश्न है कि क्या ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? नंबर 1 चीज। दूसरा, कि जब मैं सुन रहा था हरिलाल जी को, है ना, तो उन्होंने कहा कि 64% जो पद हैं वो मध्य प्रदेश में आरक्षण के द्वारा भरे गए। मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। मध्य प्रदेश की वेबसाइट से ही डेटा है, जिसमें हम लोग देखेंगे SC ST OBC और EWS 16%, ST जो है 20%, OBC 14%, EWS 10%, टोटल मिला के 60% होता है। अभी भी 40% इसमें क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब बहुत सारे लोग इसको गलत समझ लेते हैं। गलत क्या समझ लेते हैं कि ये जनरल की सीट है। जनरल की सीट नहीं है। जब भी पद आते हैं तो उसमें लिखा रहता है UR, और हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ा सा समय लगेगा, समझाना जरूरी है, क्योंकि तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये हो कि मान लीजिए अगर मैं SC कास्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई मुझे फायदा नहीं मिलना चाहिए इसका। तो संवैधानिक रूप से मुझे वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू क्या किया जाता है, अनरिजर्व्ड से सीट दी जाती है। तो मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का हक नहीं मारा जो हकदार था। इस वजह से हमारे यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट चलता है। 40% जो पद है वो जनरल के नहीं है, वो UR के हैं। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सभी के लिए, पूरे भारत में। जी नहीं, OBC के लिए भी है वो। हाँ, सभी के लिए, सभी के लिए। अगर कोई OBC का है, मान लीजिए मैं OBC का हूँ और मैं अगर अच्छा परफॉर्म करूंगा, इसीलिए उसको अनरिजर्व्ड कहा जा रहा है। ठीक है, जी बिल्कुल। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि क्या ये संवैधानिक रूप से संभव है, देखिए संवैधानिक रूप से सब संभव है अगर देखा जाए। कैसे?
एक संविधान में शब्द यूज किया जाता है संसद निधि द्वारा संबंधित है या पार्लियामेंट बाय लॉ इसको पारित किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि अगर सरकार की मंशा है, यहाँ पर मंशा की बात चल रही है, तो जो 27% है क्या वो 12% हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। एक आपको संविधान में संशोधन करना है, बाकी अन्य राज्य जहां पे सरकार की मंशा थी वहां पे ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, संविधान में संशोधन ठीक है, एक बार फिर से सरकार की मंशा पर आकर के सवाल टिक गया है। मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या रिजर्वेशन, बस 1 मिनट के लिए और लगेगा मुझे, कि क्या रिजर्वेशन एक तरीका है? देखिए, मेरा बहुत क्लियर स्टैंड रहता है रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन एक तरीका हो सकता है, एक मात्र नहीं हो सकता। हम सभी को मिलके, आपको, मुझे, हमारे सारे पैनलिस्ट को मिलके एक बीच का मार्ग, एक ऐसा मार्ग निकालना चाहिए जहां पर हम लोग संविधान में जो ये रिजर्वेशन की बात चल रही है इसके इतर बात करें। और इसके इतर कैसे बात होगी? जिस दिन इस देश में जो जनरल कैटेगरी है वो सपोर्ट करेगा रिजर्वेशन का, मैं खुद कह रहा हूं कि एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो स्वतः अपना रिजर्वेशन छोड़ देगा। ये आप बात यहां पर नोट करें। ठीक है डॉक्टर पवन, देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े बड़े मंचों पर अक्सर ये कहते रहे हैं कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं, हम दलितों के हितैषी हैं, हम आरक्षण के हितैषी हैं, लेकिन अब तो कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख कह रहे हैं कि कांग्रेस की कभी, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, कभी इनकी जो मंशा है वो इस दिशा में रही नहीं है कि एसटी एससी का या ओबीसी का भला हो। तिवारी जी, सबसे पहले तो देखिए, जिस तरीके से आरक्षण की रक्षा और आरक्षण को जिस तरीके से एक फ्रेम में डाला गया है वो संविधान में बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है। जी चलिए पवन जी, कुछ टेक्निकल इशू है या किसी भी, जी आ रही आपको आवाज आ रही है? जी सुन पा रहा हूँ पवन जी। हेलो, जी सुन पा जी रहा हूँ। हाँ, मेरा आपको बहुत स्पष्ट मानना है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत विचार पूर्वक आरक्षण का गठन किया है और भारत को दूर दृष्टिकोण से उन्होंने देखकर उन्होंने सिर्फ उस समय के लिए इस आरक्षण को गठित नहीं की। जी चलिए, टेक्निकल इशू है, पवन जी से फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। पवन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आ रही है आपकी आवाज, लेकिन बीच बीच में पूरा आवाज कट जा रहा है। जी बात जारी रखें, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं एक ही मिनट में कंक्लूड करता हूं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस आरक्षण का गठन किया, उन्होंने बहुत विचार पूर्वक इस आरक्षण का गठन किया है और उन्होंने आगे की दूर दृष्टिकोण को प्लान कर इस चीज को दिया था। अब जैसे जैसे लोगों की अपनी अपनी जनरेशंस बढ़ रही है, लोगों के विचारधाराओं में ऐसी बात आ रही है कि हम इतने % है, उतना लोग है, हमको इतना देना चाहिए। हम लोगों का मानना है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब ने जिस तरीके से गठन किया उसी को लेकर हमको चलना पड़ेगा, ताकि उसमें हर चीज स्पष्ट रूप से उन्होंने की गई है। और अगर कोई डेवलपमेंट करने की हम बात करते हैं या उसको चेंज करने की बात करते हैं या उसमें सुधारना करने की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे जो लिखे हुए संविधान है उसको हम बदलने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्लियर रूप से ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में जो संविधान लिखा गया है, लोगों ने उसके ऊपर चलना चाहिए और उस संविधान को प्रिजर्व कर हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, केसी जैन जी, देखिए आरक्षण को लेकर तो तमाम सवाल उठाए ही गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि जब एसआईआर की प्रक्रिया जो 1 महीने में पूरी हो सकती है, तो फिर जातिगत जनगणना में इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, ये कहने की बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 4 लाख से ज्यादा जातियां केवल और केवल महाराष्ट्र, और जो एसआईआर की बात हो रही है, एसआईआर जितने भी लोगों के वोटर लिस्ट में नाम ऑलरेडी है, उनको एक एसआईआर फॉर्म दिया गया है कि वो अभी भी अगर है, माइग्रेट नहीं किए हैं या इस दुनिया में है, तो वो अपना जैसे एक बैंक में केवाईसी फॉर्म जाता है, वैसे ही समझिए कि ये एसआईआर है कि अगर आप हैं तो उसको फॉर्म भर के जमा करें कि हाँ आप मौजूद है, आपका वोटर लिस्ट में नाम रहे। और जो नए लोग हैं उनके लिए अलग फॉर्म आएगा, अगले 1 महीने का समय मिलेगा, वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। और ऐसा नहीं है, सरकार ने तो पास कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पास कर दिया कि भाई हम इसके लिए तैयार है, हम आगे कराएंगे इसको। और एक चीजें दिखते, जब बात होती है ना, अभी आपने जाति आरक्षण की बात की, फिर बात आती है महिला आरक्षण की बात आती है, और फिर ये भी बात एसआईआर से लेकर के जातिगत जनगणना की बात आई, तो
तमाम लोग इस बात पे सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं कि सदन के अंदर जो 33% आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए वो नहीं ला पाए, वो मोदी सरकार लेकर के आई है। और जो इसकी बात अभी बार बार हो रही थी कि भाई ये जो है संशोधन करके संविधान में इस आरक्षण को बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या है, राज्यों में ओबीसी का दर्जा दिया जाना और साथ ही साथ ओबीसी का परसेंटेज तय करना, ये राज्यों के लिए इसको स्वतंत्र किया गया। अब जैसे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 27% आरक्षण ओबीसी का है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये 14% था। तो ये जो वहीं पे आप देखिए कि अनुसूचित जनजाति, जैसा कि अभी बताया लोकेश जी ने, बिल्कुल सही बात बताई कि जो अनुसूची में थे उनको अनुसूची में लेकर के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी अन्य वर्ग से रखा गया। तो इन 20% क्यों रखा गया? क्योंकि देखिए कि वहां पर जिस तरीके से जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, उसको ध्यान में रखकर के 20% रखा गया था। लेकिन अगर आज आवश्यकता लगती है कि नहीं भी इसको बढ़ाना चाहिए, तो ये राज्य का विषय है। और संविधान संशोधन जो होता है ना, वो पूरे देश के लिए, और जो एक कानून बनाना सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उसको पारित करना, उसके लिए वो ये 27% सरकार लेकर के आई है कि भाई वो उसने लागू कर दिया कानून बना करके कि भाई 27% आरक्षण होना चाहिए। लेकिन राज्यों के बनाए कानून के खिलाफ भी लोग न्यायपालिका में जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो संविधान, जो केंद्र में कानून बनते हैं, उनके खिलाफ भी लोग जा सकते हैं। कानून जो है हाई सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और गए लोग, तमाम चीजों में संशोधन भी हुआ है। आपको याद होगा जो है अब जिस समय SC/ST एक्ट में संशोधन हुआ कि भाई बिना, जब तक कि आप दूसरे पक्ष के बयान ना ले लें, जब तक प्रथम दृष्टया जांच ना हो जाए आयोग के द्वारा, तब तक SC/ST कानून के अंतर्गत अगर FIR दर्ज भी हुई है, उसकी गिरफ्तारी ना हो। यही आया था, इतना संशोधन आया था। लेकिन वह सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के जो एक डायरेक्शन था सुप्रीम कोर्ट को, इसको खत्म करने के लिए फिर से कानून लेकर के आए। तब जाकर के वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था वो समाप्त हुआ। ठीक है, यही सवाल तो पूछा जा रहा है आपसे, आप जिसका जवाब दे रहे हैं, यही सवाल आपसे ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है केसीआर जी, आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैं बात करूं जी। देखिए SC/ST कानून क्या था, वो पूरे देश में लागू। SC/ST कानून वो ऐसा नहीं कि राज्यवारों बदलना है कि राज्यों में वो SC/ST कानून इस राज्य में लागू होगा, इस राज्य में नहीं लागू। लेकिन ओबीसी जाति के आरक्षण को लेकर के ये पहले से स्वतंत्रता है कि ओबीसी वर्ग में आप अन्य जातियों को भी शामिल कर सकते हैं। अगर कोई जाति बहुत पिछड़ी है और हर तरीके से उसका लेवल देखा जाता है, एजुकेशन क्या है, एज क्या है, वोटर परसेंटेज क्या है उनका, और उनका आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, तो उन सारे आधारों पे लगता है कोई जाति बहुत ज्यादा पिछड़ी है, लेकिन अभी उसको ओबीसी में नहीं शामिल किया, उसको शामिल कर सकते हैं ओबीसी में। तो ये स्वतंत्रता ऑलरेडी संवैधानिक रूप से हमको मिली हुई है, हर राज्य को मिली हुई है, लेकिन SC/ST के लिए नहीं मिली हुई है। SC/ST कोटे में किसी को नहीं रख सकते। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 21 जातियों को लेकर के कि भाई माझी, कहार, मल्लाह, कश्यप, इनको लेकर के संघर्ष चला कि भाई इनको रख दीजिए SC/ST में। लेकिन ये केंद्र का विषय है, ये राज्य सरकार नहीं रह सकती है। और अगर कोई करता है ना तो ये लॉलीपॉप देता है जनता को, जैसे कि यहाँ पर बात आई। तो देखिए 27% आरक्षण हमने कर दिया है, यानी कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश की कर दिया है, और ये राज्य सरकार कर सकती है। और इसके लिए कोई कानून लाने की, कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, कोई संविधान संशोधन। ठीक है, और हम इसके लिए जो लोग गए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा केसीआर जी, आऊंगा आपके पास। हीरालाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हीरालाल जी, ठीक है। देखिए मैं 2-3 बातें इसमें और क्लियर करना चाह रहा हूँ। भाई यादव जी ने ये बोला था कि उनकी पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है, इसलिए हम हर मुद्दे पे समर्थन करेंगे। मेरा इसमें केवल इतना कहना है कि आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारी बातें आई, SIR की बात आई कि SIR में भी सर्वे होता है, जानकारी जुटाई जाती है। 70 साल हो गए, क्या आरक्षण जिन लोगों ने लाभ प्राप्त किया उनकी जानकारी का कोई सर्वे हुआ? यदि नहीं हुआ तो उसका सर्वे होना चाहिए, किसको लाभ मिला, कौन से। अभी भी बहुत सी जातियां ऐसी है, मैं बता रहा हूँ, केवल ओबीसी की बात करो, SC की बात करो, ST की बात करो, जिनको अभी भी लाभ नहीं मिला है। और उन गरीबों को जो गांव में अपना खेतीबाड़ी करते हैं या पशुपालन का काम करते हैं, उनको बिल्कुल लाभ नहीं मिला है।
तो जिनको लाभ मिल गया है उनको अलग कैसे करें। अभी भाई लोकेश जी ने बोला था कि आप जब सामान्य वर्ग आरक्षण ये कहेगा कि आरक्षण के लिए हम सहमत हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले ये तो एससी एसटी और ओबीसी के उन भाइयों को बोलना पड़ेगा जो ऑलरेडी लाभ 3-3 पीढ़ी तक ले चुके हैं कि हम लाभ ले चुके हैं, अब हम आरक्षण छोड़ रहे हैं, या सरकार को क्रीमी लेयर लागू करना पड़ेगी। जब क्रीमी लेयर लागू होगी उन्हीं के वर्ग को फायदा होगा। जो पीछे अभी भी इस वर्ग में बहुत सी जातियां पीछे, बहुत से लोग पीछे, उनको वास्तव में लाभ मिलेगा। तीसरी बात, एट्रोसिटी एक्ट पर भी ये आया था कि हम एट्रोसिटी एक्ट का समर्थन करते हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग पे ज्यादा लागू। लेकिन मैं एट्रोसिटी एक्ट लागू होने की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को यदि जाति संबंधी गाली दी जाए तो उसे अपराध माना है तो फिर सब पे मानना चाहिए कि आप चाहे गुर्जर को गाली दे रहे हो, कि ब्राह्मण को गाली दे रहे हो, कि आप एससी को गाली दे रहे हो। क्योंकि आप पर्टिकुलर 2 पे लगाओगे और तीसरों को आप जाति नाम लेके गाली दोगे तो उसका अपमान नहीं होगा क्या? तो ये भारतीय संविधान के अनुसार जो समानता की बात है। तीसरा, इसमें दुरुपयोग बहुत हो रहा है इसे। इसका दुरुपयोग इतना हो रहा है कि किसी भी बात पे यदि उनको सामान्य पिछड़ा वर्ग का है, लेकिन गुजरात में मानता हूं, गुजरात ने अभी भी ऐसा किया है कि वो हर एससी एसटी की रिपोर्ट में एट्रोसिटी एक्ट नहीं डालते जब तक वो स्पेसिफिक नहीं कहे कि मैं एससी एसटी का हूं, जब और इस कारण मुझे मेरे साथ अपराध हुआ है, वो प्रमाणित नहीं हो तब तक वो एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाते। और मध्य प्रदेश में तो जहां एससी एसटी रिपोर्ट डालने वाला आया कि एट्रोसिटी एक्ट लग गया। तो ये जो कई कमियां हैं, या कमियों को ही दुरुस्त करें, वो भी अभी सरकार तब कर पाएगी जब आयोग बिठा के आरक्षण की कमियां क्या है, आरक्षण वास्तविक गरीब को कैसे मिल सकता है, इन सब चीजों को देखने के लिए आयोग बनाना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, पूरी स्थितियों पर अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वास्तविक जो है जो जेन्युइन पर्सन है उस तक लाभ पहुंचा पाओगे, और जो ऊपर उठ गया है एक सीमा से उसको जो है आप लाभ से वंचित कर। ठीक है लोकेंद्र जी, देखिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात कही जाती है। जो संख्या में जितना ज्यादा है उसको उतना लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो संख्या में कम है, क्या फिर हम उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं? क्या वे इस समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं है? हमने तो ऐसा नहीं कहा, हम उनकी जितनी हिस्सेदारी हम उनको भी तो कह रहे हैं कि भाई आज की डेट में जिस तरीके से ये सरकारें लड़ाने का काम कर रही हैं कि एक दूसरे से लड़ते रहो, उससे बहुत अच्छा माध्यम है। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दे दो। अब आपकी जिम्मेदारी अपने समाज में अपने हिसाब से निपट लो। ये 52% ओबीसी है तो ओबीसी को दे दिया, ओबीसी की जाति उसमें तय करें कौन आगे आ रहा है, कौन वो कर रहा है, वो सब चीजें देखेंगे। एससी को, एसटी को, सामान्य वर्ग को, सबको ऐसे ये दे दिया जाएगा तो कोई दिक्कत ही खत्म हो। ये तो जातियों के नाम पे विखंडन हो जाएगा ना। बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम ओबीसी की बात करें तो सिर्फ ओबीसी कहने में तो एक लगता है, लेकिन अगर हम ओबीसी के भीतर जाएंगे तो तमाम सारी जातियां खड़ी हो जाती हैं। फिर कैसे ये हिस्सेदारी तय की जाएगी? किस जाति के कितने नेता बनेंगे, किस जाति के कितने अफसर बनेंगे, कैसे तय की जाएगा? आज ये बताओ, मध्य प्रदेश में भर्तियां निकलती हैं तो 16% एससी को मिलेगा, 20% एसटी को मिलेगा, 14% ओबीसी को मिलेगा। ये कैसे तय होता है? वही सिस्टम रहेगा, कोई अलग से उसके लिए कोई सिस्टम बनाने की आवश्यकता थोड़ा ही है। बाकी सामाजिक राजनीतिक वो हमारा काम, हम ओबीसी में कर लेंगे, उसकी आप चिंता मत करिए, वो हमारा काम है, हम कैसे कर लेंगे। लेकिन आप जनसंख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी दे दो, सबको बराबर दे दो। 100 रोटी हैं, 100 खाने वाले हैं तो सबको एक एक दे दो, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मैदान में साथ साथ दौड़ लगाई जाए और सभी को समान मौके दिए जाएं और कहा जाए कि आप अपनी प्रतिभा के अनुसार पद ग्रहण कीजिए, इसमें क्या बुराई है? फिर प्रतिभा के अनुसार हो रहा है। आज किसी अनुसूचित जाति या जनजाति या किसी ओबीसी के गरीब व्यक्ति को यदि आगे बढ़ता है तो गांव में पीटा जाता है, उसको प्रतिभा के आधार पर पीटा जाता है कि जाति के आधार पर कानून बना है? उसके लिए कानून बना है, कानून बना है ना, तो इसके लिए भी कानून बन रहा है। 27% रिजर्वेशन और सबको जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। आज से 5000 साल से यदि किसी भी चीज पे सब पे सत्ता पे सब पे हक था, वो उस समय कैसे था? आज वो भी तो जाति के आधार पर था ना। तो 27% रिजर्वेशन या ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी या सभी वर्गों को, सभी जातियों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है? ठीक है, लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकेश जी। सर जी, मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि देखिए, पहले तो आप ही की बात से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने जिस भी आधार पे उसको कहा कि साथ साथ अगर दौड़ लगाई जा रही तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो दौड़ साथ साथ की नहीं है। अगर आप कभी एग्जाम सेंटर पे जाके देखेंगे तो जनरली, इन जनरल अगर आप देखेंगे तो जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं, खासतौर पे एसटी वाले होते हैं या एससी वाले होते हैं, वो 2-2 3-3 दिन पहले जो है
वो ट्रेन से, बस से लद लद के यहाँ पर आते हैं अब अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पे। वहीं पे हम लोग देखेंगे तो जो सवर्ण जाति के हैं, आप देखेंगे वो अपनी कार में उनके मम्मी पापा उनको छोड़ने आ रहे हैं, ये वो। तो लाइन सर एक नहीं है, ये लाइन हमने नहीं बनाई है, ये लाइन बहुत पहले से बनी हुई है, पहली चीज तो दौड़ हम ये देख रहे हैं कि साथ में एग्जाम में बैठ के चार जाति के अलग अलग लोग जो है SC ST OBC EWS और जनरल दे रहा है, तो हम मान रहे हैं कि वो दौड़ साथ साथ की, दौड़ साथ साथ की नहीं है। इसमें मेरा कहना है, मैं आ रहा हूँ हरिलाल जी आपके ऊपर, मैंने आपकी बात सुनी थी। नहीं क्या गलत है बताइए आप मुझे। गलत क्या है, वो सही बोल रहे हैं ना, हकीकत है ना। आप देखो क्या गलत है बताइए आप मुझे। SC ST भी उतने ही हैं, उनके मैं आपको बताता हूँ, लिमिटेड पर्सन है, लिमिटेड है, देखेंगे ना आप किसी भी लिमिटेड है हर जगह। मैं यहाँ भोपाल में ओबीसी में भी सभी गुर्जरों में मजबूत नहीं है, सभी यादवों में मजबूत नहीं है। आप उनके नेम प्लेट पढ़ लीजिएगा, आप बहुत सीनियर है मुझसे, और उसमें से मुझे बताइएगा कितनी SC की है, कितनी OBC की, कितनी जनरल की है, ठीक है। आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरी चीज आप भी सुन लीजिए सर मेरी बात। ठीक है, समय होगा, जल्दी से लोकेश जी बात पूरी कीजिएगा, जल्दी से 30 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा। ठीक है हीरालाल जी, लोकेश जी को बात पूरी करने दीजिए, 30 सेकंड का समय, आप बात पूरी कीजिएगा, है ना। जिनको अधिकार नहीं मिले हुए, आप मुझे बताइए जो डाउरी एक्ट है ना, जो वुमन एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो किसके लिए हो रहा है? वो एक्ट किसके लिए बना है? महिलाओं के लिए बना है। हम सब पुरुष बैठे हैं यहाँ पर, आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा इस देश में जो प्रताड़ित होता है, पुरुष प्रताड़ित होता है। क्या उसके लिए कोई एक्ट है? क्या उसके लिए कोई नियम कानून बने हुए हैं? तो ये पुरानी प्रथाएं जो है, जो महिलाओं को हमने दबाया, मैं भी पुरुष हूं, आप भी पुरुष हैं, उनके लिए सरकार ने जो है क्या बनाया हुआ, नियम कानून बनाया। ठीक है, समय हो गया, समय मुझे इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए केसी जैन जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पवन डोंगरे जी आपका बहुत धन्यवाद, दामोदर यादव जी आपका बहुत धन्यवाद, हीरालाल त्रिवेदी आपका बहुत शुक्रिया, लोकेंद्र गुर्जर जी आपका बहुत धन्यवाद, और लोकेश भारती जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में नगीना के सांसद यानी कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आते हैं, राजधानी भोपाल में कार्यक्रम करते हैं, अपने लोगों को संबोधित करते हैं और OBC आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बयान दे जाते हैं, जिसके बाद एक नया विवाद फिर से खड़ा हो गया। सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिया। हालांकि सरकार और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि हम 27% OBC आरक्षण के लिए खड़े हैं और उसको लेकर जो केस चल रहा है उसकी पैरवी भी हम कर रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।